राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली प्लांटेशन एरिया में चल रही सभी मौजूदा माइनिंग लीज रद्द करने का हरियाणा सरकार को आदेश दिया। केरल हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि नॉन क्रीमिक लेयर सर्टिफिकेट की पात्रता तय करते समय प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी को बाहर नहीं रखा जा सकता। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में भूस्खलन से 2 किशोर भाइयों की मौत हो गई, जबकि उनकी मां घायल हो गई। भारत अगले साल तक डेंगू वैक्सीन लाने की तैयारी में है, जबकि ICMR की स्टडी से पता चला है कि देश के 8 राज्यों में डेंगू के 4 स्ट्रेन एक साथ फैल रहे हैं। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। मेटा ने प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख हस्तियों के अकाउंट से पोस्ट की जाने वाली सामग्री के लिए सख्त सुरक्षा उपायों का विवरण देते हुए सरकार को पत्र लिखा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी का कट्टरपंथी ताकतों को सख्त संदेश। ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखने वाले जमातियों को विदा किया गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा, तस्करी और घुसपैठ रोकने के लिए प्रशासन की ओर से सख्त आदेश जारी किए गए। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में बारिश का असर रहने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश के पहले सैन्य चिकित्सा विभाग का वर्चुअल उद्घाटन किया। लखनऊ स्थित कमांड अस्पताल में स्थापित यह विभाग विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और परिचालन तैयारियों पर केंद्रित है। इस पहल का उद्देश्य युद्धकालीन चिकित्सा क्षमता को मजबूत करना, स्वदेशी चिकित्सा सिद्धांतों को बढ़ावा देना तथा भविष्य के युद्ध क्षेत्रों और मानवीय आपदाओं से निपटने के लिए विशेषज्ञ तैयार करना है। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि यह विभाग भारत की सैन्य सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने सभी से मिलकर इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युद्ध क्षेत्र चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। आज का दिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मेडिकल सर्विसेज के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रहा है। कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में डेडिकेटेड रूप से एक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन की स्थापना हो रही है। मुझे बताया गया कि देश में इस प्रकार का यह पहला डिपार्टमेंट स्थापित हो रहा है, जो कि अपने आप में हम सब के लिए एक हर्ष का विषय है। यह हमारे जवानों के प्रति हमारी कमिटमेंट का और उनकी हेल्थ सिक्योरिटी के प्रति हमारे दूरदर्शी दृष्टिकोण का भी यह प्रतीक है। साथियों, यह डिपार्टमेंट लखनऊ की पहचान में एक और नया डायमेंशन जोड़ने जा रहा है। लखनऊ से जनप्रतिनिधि होने के नाते जब भी इस तरह की डेवलपमेंटल चीजें होती हैं तो मुझे खुद भी बेहद खुशी होती है। वैसे भी लखनऊ के डेवलपमेंट की चर्चा आज सर्वत्र हो रही है। सिर्फ विकास के मानकों पर ही नहीं, बल्कि सैन्य मानकों पर भी लखनऊ नए आयाम गढ़ रहा है। साथियों, लखनऊ ऐतिहासिक रूप से हमारी सैन्य परंपराओं का साक्षी रहा है। यदि मैं मिलिट्री मेडिसिन के क्षेत्र की बात करूं, यहां का कमांड हॉस्पिटल पहले से ही सेवा, शोध यानी रिसर्च और अनुशासन का एक त्रिवेणी संगम है। यहां के चिकित्सकों ने ऑपरेशन विजय और कारगिल युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया है। अब इसी प्रांगण में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का उद्घाटन इस मिट्टी की साख को और बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे यह देखकर भी बेहद खुशी हो रही है कि यह डिपार्टमेंट वन हेल्थ कंसेप्ट पर भी काम करेगा, जिसमें ह्यूमन, एनिमल और इन्वायरमेंटल हेल्थ को इंटीग्रेटेड रूप से देखा जाएगा। साथियों, जब भी हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं
तो स्वाभाविक रूप से हमारा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, इन सब सारी चीजों पर जाता है। ये सब तो मैं मानता हूं जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है। और मनोबल का सबसे बड़ा संरक्षक यदि कुछ है तो यह विश्वास है कि जब मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहा हूं तो मेरे पीछे एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जो हर आपात स्थिति में मुझे संभालेगा। और यह विश्वास ही किसी योद्धा की असली शक्ति है। आज लखनऊ में स्थापित होने वाला यह डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन इसी विश्वास को एक नई साइंटिफिक और इंस्टीट्यूशनल हाइट देगा। साथियों, मिलिट्री मेडिसिन का जो क्षेत्र है बड़ा ही डायनामिक सेक्टर है, जिस प्रकार एरोस्पेस मेडिसिन हमारे पायलट्स और अंतरिक्ष यात्रियों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में होने वाली परेशानियों का ध्यान रखती है, ठीक उसी प्रकार मिलिट्री मेडिसिन भी वार और वार लाइक सिचुएशन में मानव शरीर पर पड़ने वाले अद्वितीय शारीरिक और मानसिक दबावों को स्टडी भी करती है। हमारे सैनिक दुनिया के कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स एरियाज में सबसे कठिन क्लाइमेट में तैनात रहते हैं। सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों से लेकर रेगिस्तान की कड़ी धूप तक में तैनात हमारे जवानों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन्फेक्शस डिजीजेस, हीट और कोल्ड इंजरीज, हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड इलनेस, फैटीग, न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, डिहाइड्रेशन तथा कई और भी तरह की समस्याएं सामने आती रहती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नया डिपार्टमेंट इन सभी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट्स के लिए मेडिकल प्रोटोकॉल्स डेवलप करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले को 652 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मोहम्मदाबाद नवीन मंडी समिति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तथा जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर की धरती सदैव राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा रही है। उन्होंने बताया कि महाराजा सुहेल देव के सम्मान में बहराइच में भव्य प्रतिमा, स्मारक और मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया है, जबकि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा गाजीपुर से आनंद विहार के बीच सोहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया गया और उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जो समाज अपने राष्ट्र नायकों का सम्मान करता है वही निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ता है। गाजीपुर की धरती सदैव से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है। यह देश लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता से बचा था। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की बजाय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं, सालार मसूद का मेला नहीं लगेगा, मेला लगेगा तो महाराज सुहेलदेव की स्मृति में लगेगा। और आज मुझे प्रसन्नता है बताते हुए बहराइच के उस स्थान पर हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव की भव्य प्रतिमा की स्थापना की है। भव्य प्रतिमा, भव्य स्मारक बना है। अब मेला लगता है, नौजवान जाते हैं, भारत के राष्ट्र नायक के रूप में महाराज सुहेलदेव को सम्मान देते हैं। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने बहराइच में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का निर्माण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी और उस समय के केंद्रीय मंत्री और यहां के सांसद इस समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय श्री मनोज सिन्हा जी ने गाजीपुर से आनंद विहार के बीच में
सोहेल देव सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन करने के साथ साथ महाराज सोहेल देव के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया। बहनों और भाइयों, जो देश, जो समाज अपने राष्ट्र नायकों को सम्मान देता है वही आगे बढ़ता है, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, एक लंबी यात्रा हमारे गाजीपुर ने प्रारंभ की है। एक लंबी दूरी तय करने के जिस निश्चय के साथ यह जनपद आगे बढ़ा है, उस जनपद को हम लोग आज जिन योजनाओं का लोकार्पण भी कर रहे हैं, उनमें गाजीपुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और फर्स्ट एंड सेकंड का लोकार्पण हो रहा है। यहां पे गाजीपुर में मनिहारी जखनिया फद्दोपुर मार्ग, इसका भी आज नवनिर्माण के कार्य का लोकार्पण हो रहा है। और मोहम्मदाबाद में विकासखंड भावरकोल के ग्राम गोडौर में राजकीय ITI कॉलेज के स्थापना का कार्य का लोकार्पण भी हो रहा है, और ड्रग वेयर हाउस के निर्माण के कार्य का भी आज लोकार्पण का कार्य यहां पे संपन्न हो रहा है। इसके अलावा यहां पर कई परियोजनाओं के यहां पर शिलान्यास के कार्यक्रम भी संपन्न हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो यहां के युवा ऊर्जा से कहूंगा, उनको मिलकर के डबल इंजन सरकार को अपना आशीर्वाद देना चाहिए। लगातार यहां पर जिन अभियान को लेकर के डबल इंजन की सरकार आगे काम कर रही है, याद करना, इसी जनपद को 225 करोड़ रुपए की लागत से महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज की सौगात भी डबल इंजन सरकार ने इसी जनपद को दी है। उसका लोकार्पण पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत गाजीपुर के कार्य का लोकार्पण भी एक पहले हो चुका है। 6 पशु चिकित्सालयों के भवनों का, पर्यटन विकास की 6 परियोजनाओं का, और यहां पे बाढ़ से कटान के लिए भी अभी जो बाढ़ अवरोधक कार्य किए गए थे, उनका भी लोकार्पण का कार्य पहले हम लोगों ने यहां संपन्न किया है। मैं आपको इस बारे में आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा, सुशासन इस डबल इंजन सरकार की पहचान है। राज्यसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग की। खड़गे ने कहा कि केवल जुर्माना बढ़ाने, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान जोड़ देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि असली चुनौती विपक्ष और पेपर लीक मुक्त परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना है। खड़गे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्ष 2024 में ही सख्त कानून बनाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और अब 2 साल बाद वही कदम उठाया जा रहा है। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 में जो यहाँ चर्चा के लिए आई है, उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं। मेरे पास पूरा ये है बिल, तो उन्होंने पढ़ा, वो बिल मेरे पास भी है। इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इससे पड़ेगा आप किस ढंग से इस एग्जामिनेशन को लेके चलेंगे और विदाउट पेपर लीक आप कैसा बनाएंगे, वो उस पे ऊपर निर्भर करता है। नहीं कि इसको हमने बढ़ाया 1 करोड़ से 10 करोड़ किया या 2 महीने से 6 महीने किया, इससे सुधारने वाला नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि
ये तो नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना और उधर से अभी अपने भाषण में कहा कि आप लोगों ने नहीं माना। लेकिन इस मजबूत कानून को ठीक करने के लिए हम बार बार आपके सामने कहते रहे, लेकिन आप किए नहीं। लेकिन 2 साल के बाद आप जो काम कर रहे हैं उसे 2024 में ही क्यों नहीं किया? क्योंकि तब आपको राजनीति करनी थी, लोकसभा चुनाव सामने थे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार पेपर लीक और युवाओं के भविष्य का मुद्दा उठा रहे थे। आप ये करते तो क्रेडिट नहीं मिलता था उस वक्त, इसीलिए आप उसको छोड़ दिए। तो उस समय परीक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय आप जल्दबाजी में ऐसा कानून लाए, जिसे 2 साल में ही आपको संशोधित करना पड़ रहा है। सभापति जी, इस अमेंडमेंट बिल का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये अभी भी अधूरा है। ये पेपर लीक होने के बाद भी इसकी कार्रवाई को मजबूत करना ये जरूरी है। पेपर लीक होने से रोकने की मजबूत व्यवस्था इसमें नहीं है। सिर्फ आपने आंकड़े बदले, लेकिन आपका इंटेंशन आपने इसमें नहीं बताया, इसको कैसा रोकना। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ये सब जो माहौल आज चल रहा है, इस माहौल को ठंडा करने के लिए और जो आज हमारे विद्यार्थी युवा जो सड़क पे आए हैं उनको ठंडा करने के लिए ये बिल लाया गया है। ये है सो समस्या को सुलझाने के लिए नहीं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. ज्ञान, तकनीक और नवाचार की ओर एक और मजबूत कदम। कांग्रेस नेता रमेश पोपली के सुपुत्र वैभव पोपली को ऑस्ट्रेलिया की टोरिस यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिग्री प्राप्त करने पर हार्दिक बधाई। आपकी यह उपलब्धि युवाओं के लिए प्रेरणा है। उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने करनाल जिले में आयोजित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में योगदान देने वाले सभी नागरिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सावन के पावन माह की शुरुआत के साथ वृक्षारोपण का यह अभियान प्राकृतिक संरक्षण का महत्वपूर्ण संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान इस क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य के रक्षक हैं। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है और एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाकर हरित, स्वच्छ और स्वस्थ हरियाणा का निर्माण किया जाए। करनाल के इस ग्राउंडा विधानसभा में उपस्थित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, युवा साथियों,
आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज का दिन ये बहुत ही बड़ा पावन और प्रेरणादायी ये आज का दिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज से भगवान शिव का पवित्र सावन मास वो शुरू हो रहा है और इसी बेला में हम दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में साथियों 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव साथियों मना रहे हैं। साथियों, आज का यह वन महोत्सव आयु विज्ञान ये विश्वविद्यालय के परिसर में आयोजित हो रहा है। साथियों, जैसा कहा भी है कि ये विश्वविद्यालय ये भी एक वृक्ष है। साथियों, ये वट का वृक्ष है, ये कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है। साथियों, जब एक वृक्ष हम लगाते हैं उसमें आने जाने वाले राहगीर हम स्वयं भी उसकी छाया का आनंद लेते हैं। साथियों, हमें वो हमारे जीवन को सुगम और सरल करता है। और इसी प्रकार ये पंडित दीनदयाल आयुर्वेद संस्थान साथियों इस क्षेत्र के लिए तो ये एक साथियों लाभकारी सिद्ध होगा, परंतु क्षेत्र से अलग भी ये हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ साथ अन्य राज्यों के भी लोग यहाँ पर अपने उपचार, अपने स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर आएंगे। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि जब भविष्य में की पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि धरती पर जब संकट खड़ा हुआ था तो उस समय आप लोगों ने क्या कार्य किया है, साथियों, तो हमारा सबसे बेहतर ये उत्तर केवल शब्दों में नहीं होगा। ये लहलहाते जो आज हम वृक्षारोपण कर रहे हैं साथियों, ये उनका साथियों जवाब होगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये लहलाते वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए साथियों एक मजबूत स्तंभ के रूप में ये काम करेंगे। जो पर्यावरण की व्यवस्था और जलवायु परिवर्तन की साथियों अव्यवस्था हो रही है, इस अव्यवस्था के अंदर भी एक मील का पत्थर ये हमारे वृक्ष साबित होंगे। साथियों, हम देखते हैं पुराने समय के अंदर कितने पेड़ जंगल लगे होते थे, परंतु धीरे धीरे करके उसकी कटाई जब चली और उसका संतुलन आज हमारे सामने साथियों खड़ा हो गया है। हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने साथियों अपने अपने वाणी के अंदर हमें संदेश भी दिए हैं। गुरु नानक देव जी ने साथियों कहा है, जिसका हमने आज लॉन्च भी किया है, उन्होंने कहा पावन गुरु पानी पिता और माता धरत महान। साथियों, इसका अर्थ है कि पवन हमारे गुरु हैं, क्योंकि वे हमें जीवन देते हैं और हमें जीना सिखाते हैं साथियों, और हर क्षण प्राण वायु दे करके हमारे जीवन को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। और साथियों पिता जिस प्रकार साथियों हमारा पालन पोषण करता है और उसी प्रकार जल पूरी सृष्टि का साथियों पोषण करता है। और धरती हमारी महान माता है, जिसकी गोद में साथियों अन्न उगता है और वन विकसित होते हैं। समस्त जीव जंतु साथियों अपना जीवन इस संरक्षण के अंदर पाते हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम मिल करके एक संकल्प लें कि हम एक पेड़ मां के नाम जरूर इस अभियान के साथ जुड़ करके लगाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित कर सके। आप सबका मैं बहुत बहुत साथियों धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार की महिलाओं के लिए प्रस्तावित मासिक वित्तीय सहायता योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। प्रेस वार्ता में आपकी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि
योजना की पात्रता शर्तें इस तरह तय की गई हैं कि राजधानी की अधिकांश महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाएंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने हर महिला को 2500 रुपए प्रतिमाह देने का दावा किया था, लेकिन अब कई शर्तें जोड़ दी गई हैं। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि सरकार ने पहले से तय कर लिया है कि किन किन महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा और किन्हें नहीं। उन्होंने इस योजना को महिलाओं के साथ किया गया वादा पूरा करने के बजाय महज एक दिखावा करार दिया। तो आज कई जगह ये छपा है कि दिल्ली की कैबिनेट ने, यानी कि दिल्ली के मंत्रियों ने मिलके दिल्ली में किन महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाएगा उसके ऊपर चर्चा करके उन्होंने अब ये तय कर लिया कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे। पहली कंडीशन 21 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे। क्यों भाई? 60 से ऊपर वाले से तुम्हें क्या दिक्कत है? 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई? वोट तो आप 18 से ऊपर सबका लेते हैं, इसमें 21 क्यों है? तो पहले तो इन्होंने इसमें जो है बहुत सारी लेडीज को आउट किया, फिर लेके आए हर परिवार में सिर्फ एक को ही देंगे। ये कहां से आ गया भाई? वोट तुम्हें सबसे चाहिए, जब पैसे देने हैं तो एक परिवार में एक को ही देंगे। उसके बाद दिल्ली में कम से कम 10 साल रहने का प्रमाण होना चाहिए उनके पास। 10 साल रहने का प्रमाण। वोट लेते वक्त तो आप नहीं मांगते किसी से कि हम उसी से वोट लेंगे जो 10 साल से रह रहा हो दिल्ली में। और एक गरीब आदमी के पास ये प्रमाण लाना, हो सकता है 15-15 साल से भी रहते हो, ये प्रमाण लाना ही बहुत मुश्किल काम है। और ये प्रमाण का औचित्य क्या है, कोई मुझे समझा दें। फिर इसके बाद रखा एप्लीकेंट या उसकी फैमिली पर किसी के ऊपर कोई पुलिस केस ना हो। अब आप बताइए ये कोई बात है? छोटे मोटे झगड़े होते हैं उनके पुलिस केस हो जाते हैं, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन में लोग जाते हैं उसके ऊपर मुकदमा हो जाता है, अड़ोस पड़ोस में नोकझोंक हो जाती है उसमें झगड़ा हो जाता है, पुलिस केस हो जाता है। 3 बच्चे से ज्यादा ना हो, किसी महिला की 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं तो आप उसको बाहर कर देंगे? ये क्या न्याय है? इससे भी ज्यादा हास्यास्पद, अगर किसी के परिवार में 1 साल के अंदर 2400 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत हो तो उसको बाहर कर देंगे। ये कहां से आ गया? यानी कि 200 यूनिट तो दिल्ली सरकार ने बोला था बेयर मिनिमम है जो मुफ्त देती है सरकार, और गर्मियों में 200 यूनिट बढ़ के 300 यूनिट 400 यूनिट तक लोगों की खपत जाती है। तो आदमी 200 चल रहा है, गर्मी में उसकी 300 यूनिट हुई, आपने उसको बाहर कर दिया, आप उसको भी नहीं देना चाहते। और इसके अलावा उसके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अब राशन कार्ड पे तो पहले लिमिट लगी हुई है, राशन कार्ड के ऊपर तो पहले लिमिट लगी हुई है, लोगों के बन नहीं पा रहे। तो ये पूरी की पूरी ये जो लक्ष्मी योजना है ये एक मजाक है, और एक बड़ा भद्दा मजाक है। सरकारी सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से दिल्ली में 76 लाख घर हैं, 76 लाख। हर घर में एक महिला तो होगी, तो कम से कम भी तो लगाएं 76 लाख महिलाएं हैं। और जो रजिस्टर्ड वोटर है महिलाओं के, रजिस्टर्ड महिलाएं जो दिल्ली में है, वोट बना हुआ है जिनका, वो है 67 लाख। और भारतीय जनता पार्टी खुद कह रही है कि हमने 17 लाख लोगों के लिए सोचा है। और ये जो कंडीशन लगी है, मेरा मानना है 5 लाख लोगों से ज्यादा, 5 लाख महिलाओं से ज्यादा ये लोग जो है पैसे नहीं देंगे। 67 लाख महिलाओं में मात्र 5 लाख महिलाओं को ये शायद पैसे देंगे, और 62 लाख महिलाओं को ये बेवकूफ बना के ठगेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।